हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो कोर्स है हमारा बीए हिंदी हॉनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका कोर्स है उसमें आपको बीएचडीसी एक सब्जेक्ट है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास का जो हमारा एक सब्जेक्ट है। इसमें आप आदिकाल और भक्तिकाल, ठीक है, तो मतलब रीतिकाल तक हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ब्लॉक 1 है, जिसको हम खंड 1 भी कह सकते हैं, इसमें आपको ये विषय मिलेंगे: काल विभाजन और नामकरण की समस्या। मतलब जो हमारा हिंदी साहित्य है उसका काल विभाजन किस प्रकार से हुआ, और नामकरण मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसका नामकरण किया है। फिर भी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन और नामकरण है उसको हम जो भी एकेडमिक स्टडीज़ होती हैं उसमें हम उसको मेन मानकर चलते हैं, ठीक है। फिर और काल विभाजन भी हम एकेडमिकली रामचंद्र शुक्ल का पहले पढ़ते हैं और बाद में दूसरे लोगों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा, हाँ, तो मैंने अभी बात की थी इसके बारे में, जो हमारा इकाई 1 है इसके बारे में मैंने बात की। और हिंदी साहित्य की जो पृष्ठभूमि है, मतलब कैसे हिंदी साहित्य का विकास हुआ है, वो आपको इकाई 2 में पढ़ने को मिलेगा। और इकाई 3 में आपको आदिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो हाँ, तो इकाई 3 में आदिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें मान लीजिए कि हमारा जो अभी काल है, आधुनिक काल है, इसमें कोई भी कविता लिखी जाती है। तो जब कोई भी कविता लिखी जाती है तो उस पर जो अभी की जो परिस्थितियां हैं समाज में, उसका प्रभाव कविता पर भी पड़ता है। भले ही आप कहें कि मैंने तो समाज पर कोई कविता लिखी ही नहीं, मैंने तो किसी विशेष व्यक्ति पर कविता लिखी है, तो उस पर परिस्थितियों का प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो बात यह है कि भले ही आपने किसी व्यक्ति विशेष पर कविता लिखी हो, लेकिन वह व्यक्ति भी तो समाज में ही तो रहता है ना। तो समस्याएं भी आज की होंगी, परिस्थितियों का प्रभाव भी आज का होगा। वैसे ही आदिकाल में भी जो भी परिस्थितियां थीं, उसके कारण उसके साहित्य पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम इकाई 3 में आदिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। और आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये तो हमारी इकाई 4 की इकाई 4 जो है उसका विषय वस्तु है। तो आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं कि जैसे नाम में ही पता चल रहा है आपको कि आदि का मतलब होता है प्रारंभ होना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब हिंदी साहित्य का विकास होना प्रारंभ हुआ, या हिंदी साहित्य के विकास होने की पहचान प्रारंभ हुई, उसको हम आदिकाल कह रहे हैं, ठीक है। आदि मतलब प्रारंभ होना, काल मतलब समय। जब हिंदी साहित्य का विकास का समय प्रारंभ हुआ उसको हम आदिकाल कह रहे हैं, ठीक है। तो अब आदिकाल का एक और नाम भी हमको याद आ रहा है, उसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। अब आप पूछिए कि वीरगाथा काल क्यों कहते हैं। क्योंकि आदिकाल की जो भी साहित्य है उसमें वीरतापूर्ण वर्णन बहुत प्रमुख है। अब इसमें भी राजस्थानी भाषा जो है उसका प्रभाव बहुत देखने को मिलता है वीरगाथा काल में, या कहें आदिकाल में। अब देखिए, आदिकाल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग आता है 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी का भाग। इसमें क्या है कि जो भी बहुत प्रारंभिक हिंदी है, मतलब अब उसकी पहचान हम आज के हिंदी से नहीं कर सकते उतनी सरलता से, ठीक है। और जो 9वीं शताब्दी के बाद की हिंदी है उसमें हम क्या है कि
विकास देख सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने तो 7वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ मान के उसको मतलब काल विभाजन में 7वीं शताब्दी से उसका प्रारंभ कर दिया। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि आदिकाल का जो समय प्रारंभिक समय दिया है हमको, वह है ये, ठीक है। सो 1050 जो हमारा संवत है, वहीं से इन्होंने, ठीक है, संवत ये याद रख लीजिए। संवत ज़्यादातर अब आधुनिक काल के जो पहले के काल हैं उसमें हम संवत शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो पहले का जो समय था उसको हम संवत में ही उसका अध्ययन करते हैं। अब जब आधुनिक काल आया तो हमने क्या किया कि संवत के स्थान पर सन का प्रयोग करने लगे। अब दोनों में लगभग 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ठीक है, जो भी हो, अभी सरलता से यही समझिए कि 1050 संवत में हमको आदिकाल का प्रारंभ रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लेकिन इसके पहले भी हिंदी साहित्य को देखा जा सकता है, ठीक है। और अब रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है, उन्होंने आदिकाल को 7वीं शताब्दी से क्यों नहीं मतलब काल विभाजन किया, इसका एक कारण भी है। क्योंकि अब देखिए, उस समय तक हिंदी साहित्य का उतना विकास नहीं हुआ था, मतलब जिससे कि पहचान में आ सके, ठीक है। अब देखिए, कोई छोटा बच्चा है, अब जैसे ही उसका जन्म होता है तो सीधे क्या वो चलने लगता है? नहीं ना। जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, जब तब जाके चलता है, ठीक है। उसकी पहचान बनती है, उसका मतलब जो हमारे घर में लोग होते हैं उसमें उसकी पहचान मतलब बहुत उसका पहचान करने में, उसको पहचान मिलने में थोड़ा समय लगता है ना। तो इसी प्रकार जब हिंदी का जो पहले का समय था, 7वीं शताब्दी का जो समय था, उसमें हिंदी का विकास उतना नहीं हुआ था कि जिससे कि हम कह सकें कि यह एक अलग भाषा का साहित्य है। तो अपभ्रंश से वह अलग हो रही थी उस समय में, लेकिन पूरे तरह से अलग नहीं हुई। वह जाके 1050 संवत में हिंदी का जो साहित्यिक रूप है वह अच्छी तरह से विकास हुआ है। तो तभी से रामचंद्र शुक्ल ने 1050 संवत हमको इसी कारण आदिकाल का प्रारंभ माना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, आदिकाल और वीरगाथा काल दोनों एक ही हैं, ठीक है। और इस प्रकार हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या है हमको। तो ये तो हमारा जो इग्नो का विषय है, BHDC 101, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। अब ये देख लीजिएगा नाम जो है, और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पुस्तक नहीं मिले हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये डालने का प्रयास करूँगा, PDF। और अगर कोई ऑनलाइन जो है हम ट्यूशन लेना चाहते हैं इस विषय का, सेमेस्टर 1 का हो या 2 का हो, जो भी सेमेस्टर आप पढ़ रहे हो, उसमें जो भी हिंदी विषय होंगे उसका ट्यूशन लिया जाएगा। हर महीने 300 का फीस होगा। और जितने भी आपके सेमेस्टर के लोग होंगे उन सभी को एक घंटा प्रतिदिन ट्यूशन जो है वह बताया जाएगा। मतलब हम एक एक विषय करके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक होगा, उसको भर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कमेंट कर दीजिए। तो काल विभाजन और नामकरण की समस्या है, तो ये हमारा पहला इकाई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि
हिंदी साहित्य जो है उसको हम कैसे विभाजित करते हैं। तो पहले देखिए आदिकाल आया, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल। ये 4 काल जो है ना, ये हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, हमको याद करने हैं, ठीक है। और भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम, जो भक्ति काल है उसको हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा रीतिकाल है उसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और जो हमारा आधुनिक काल है उसको हम गद्य काल भी कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप काल विभाजन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। तो काल विभाजन और नामकरण का मुख्य आधार क्या होता है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो काल विभाजन और नामकरण के मुख्य आधार होते हैं जो उस समय के प्रवृत्तियां होती हैं वह मुख्य कारण होते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर ही काल विभाजन किया जाता है। प्रवृत्तियां मतलब जो भी उसका गुण स्वभाव होता है, उस समय का जो भी साहित्य में स्वभाव पाए जाते हैं, उसके आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया जा सकता है। अब देखिए वीर गाथा काल को ही ले लीजिए, उसमें ज़्यादातर वीर गाथा से संबंधित रचनाएं थी, तो उसको हमने नामकरण कर दिया वीर गाथा काल। और आदिकाल क्यों कहा, क्योंकि उदाहरण दे सकते हैं ये हम। तो आदिकाल को आदिकाल ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक या आदि काल था, मतलब प्रारंभिक काल था, इसलिए इसको हम आदिकाल कहते हैं। तो इस प्रकार इसका नामकरण हुआ। अब काल विभाजन मतलब समय होता है, ठीक है। जो काल विभाजन है इसका आधार कैसे रखते हैं, ये हम बता सकते हैं कि जो भी इसको भी हम कह सकते हैं कि जो भी प्रवृत्तियां रहीं वह एक निश्चित समय तक एक ही प्रकार की प्रवृत्तियां को आधार बनाकर काल विभाजन हमने किया है। यह बात भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब देखिए, अब जब इग्नो में हम आंसर्स लिखते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हैं ये देखना होता है। मतलब एक ही प्रश्न में आपको 2-3 प्रश्न जो सब क्वेश्चंस कहते हैं ना, सह प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं। आप देखिए इस प्रश्न में आपको 2-2 प्रश्न जो सब क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगी। सबसे पहली बात तो है काल विभाजन का मुख्य आधार क्या है, ऐसे मान लीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि नामकरण का मुख्य आधार क्या है। तो आप जब अपना प्रश्न का उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आपको एक लगभग 2 पैरा या फिर 2 विषय को लेकर आपको ध्यान रखना है। वो ये है कि काल विभाजन का मुख्य आधार आपको लिखना है और नामकरण का मुख्य आधार आपको 2 अलग अलग विषय के रूप में 2 अलग अलग उत्तर आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने एक ही पैरा में लिखा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों विषय के बारे में आपको लिखना ही होगा, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। और अब बुक आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे बहुत आपको सहायता होगी, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरा बुक तो नहीं पढ़ाएंगे ऑनलाइन क्लास में भी, लेकिन ज़्यादातर जो भी रेफरेंसेस होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी उसको हम बताएंगे, और जो भी आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर देंगे। काल विभाजन और नामकरण करते समय इतिहासकार किन बातों का ध्यान में रखता है। तो ये भी पहले प्रश्न के समान ही है। इसमें उतना डिफरेंस तो नहीं है,
लेकिन हम यह लिख सकते हैं कि काल विभाजन और नामकरण करते समय इतिहासकार जो उस समय की परिस्थितियाँ थी उनको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और उस समय के साहित्य में जिस प्रकार की रचनाएं थीं उनके स्वभाव को ध्यान में रखकर काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। तो लगभग पहले प्रश्न के समान ही है ये प्रश्न भी। तो निश्चित रूप से अपने से आंसर निकालने का जो प्रैक्टिस है आपको करना होगा, क्योंकि सभी प्रश्न आवश्यक नहीं है कि सरल आए। हो सकता है कि प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार का बन के आ जाए। मतलब ऐसे प्रश्न ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन एक दो प्रश्न आ सकते हैं जो आपको थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न आए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, और जो थोड़े कठिन प्रकार के प्रश्न होते हैं वो 2-3 आ सकते हैं। तो इस प्रकार तो वही बात अब देखिए इसमें भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, क्यों ये पूरा देखिए। सबसे पहले तो इस बात का निर्णय करना कठिन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, क्योंकि इसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक जॉर्ज ग्रीसियन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना है, परंतु दूसरे इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत हिंदी का जन्म तो 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया था, तथा उसमें सिद्धों, जैनियों एवं नाथपंथियों के काव्य भी लिखा था, परंतु काव्य में अपना धर्म संप्रदाय की शिक्षाएं दी हैं, इसलिए तो इसलिए उनमें काव्य के गुण कम मिलते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल ने कवियों के द्वारा रचे हुए कवि को सांप्रदायिक शिक्षा मानकर काव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका विचार था कि हिंदी का वास्तविक काव्य वह है जो संवत 1050 के बाद लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार वही बात है मैंने संक्षिप्त में कहा था, और इस प्रकार हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप देखिए, आपको एक प्रश्न आया होगा कि जो यहाँ पर ईयर दिया गया है 1050 संवत, उसके साइड में आप देखेंगे तो 1993 ईस्वी दिया गया है। तो इसको हम सन भी कह सकते हैं, सन ईस्वी का मतलब वह ईयर है, वर्ष है जिसका प्रयोग हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो 2021, इसको हम ईस्वी कह सकते हैं, सन कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि संवत से जो ईस्वी होता है वो 57 ईयर्स पीछे करना होता है, ठीक है। तो यही एक विषय है। संवत हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के पहले के सभी कालों के लिए संवत का प्रयोग अधिक करते हैं। आधुनिक काल में जब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य तो हम ईस्वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सरल सी बात है। तो इस प्रकार हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार बहुत से लोगों ने
हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया है। ठीक है, तो हम जो हमारा बाकी का जो अभी विषय है उसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, और जो भी हिंदी का जो सेमेस्टर वाइज है हिंदी के विषय हैं उसमें ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मंथली आपका फ़ी होगा 300 रुपीज़। ठीक है, और सैटरडे संडे हॉलीडे होगा। ठीक है, तो सैटरडे संडे आपको क्लास नहीं होगा, जो भी दूसरे दिन होंगे उसमें क्लास होगा, लेकिन जो भी हमारे हॉलीडे होते हैं उस दिन क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात है। तो सभी का धन्यवाद। तो सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू।